हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसमें आज हम देखेंगे आपका प्रश्नावली 3। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3 को देखने से पहले हम जो है इसके कुछ बेसिक डिटेल जो कि आपके प्रश्नावली 3 को सॉल्व करने के लिए यूज होने वाला है। जैसे कि मैंने टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है, अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना। ठीक है। तो हमने जो है जो समीकरण निकाय है उसको हल करने की 3 विधियां पढ़ी हुई, 3 विधियां बोल दूं, सॉरी 4 विधि पढ़ी हुई है। चारों विधि में हमने जो है 3 प्रकार के हल मिला अपने को। पहला तो अपने को क्या हल मिला, एक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। दूसरा समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल होते हैं। तीसरा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। तो 3 प्रकार के हम हल पढ़े हैं। अब उन हल को हम अवलोकन से ही समझ सकते हैं कि समीकरण का हल क्या प्राप्त होगा। ठीक है। तो देखते हैं अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है दो चरों का रैखिक समीकरण जो है, इसमें हमारा जो दो चरों का रैखिक समीकरण होता है जिसमें दो समीकरण जब ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं युगपत समीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका युगपत समीकरण है उसका हम जो है व्यापक रूप देख लेते हैं। ठीक है। व्यापक रूप देखिए, जब समीकरण क्या रहेगा आपका a1x प्लस b1 y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। या इसी को ऐसा भी लिखा जाता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है ना। देखिए आपका जो युगपत समीकरण जो व्यापक रूप होगा, यानी आपका जो समीकरण दिया जाएगा वो तो इस फॉर्म में होना चाहिए या तो इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है आप देख पा रहे हैं, सी हमारा क्या है, अचर पद है। तो अचर पद या तो दोनों अचर पद लेफ्ट साइड रहे या तो दोनों अचर पद राइट साइड रहे, तब के कंडीशन में आगे वाले केस जो मैं बताऊंगा उसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी जो आगे वाला जो मेथड बताने वाला हूं उसको कभी भी लगाने से पहले, उस मेथड को यूज करने से पहले आप जो है उसके इस टर्म को ध्यान देंगे। या तो क्या होना चाहिए, अचर पद जो है एक साइड होना चाहिए दोनों। आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जिसमें एक अचर पद राइट साइड और एक अचर पद लेफ्ट साइड होगा एक समीकरण का, तो उस कंडीशन में आप एक साइड करेंगे। या तो दोनों अचर पद लेफ्ट साइड हो या तो दोनों अचर पद क्या हो, राइट साइड हो। अलग अलग रहेगा तो आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा। आप पहले क्या करोगे, उसको एक साइड करोगे। ठीक है ना। तो देखिए पहला, यदि क्या हो, अब देखिए यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया C1 C2 अचर पद है। आपको पता है A1 और A2 क्या है, x का गुणांक है, और B1 B2 क्या है, y का गुणांक है। ठीक है ना। तो यदि क्या हो जाए A1 डिवाइड बाई A2 बराबर ना हो B1 डिवाइड बाई B2 का। ठीक है। जब क्या हो A1 डिवाइड बाई A2 बराबर ना हो B1 डिवाइड बाई B2 का, तब जो समीकरण का जो हल होगा ये आपको मिलेगा अद्वितीय हल। कैसा हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कहने का मतलब एक हल प्राप्त होगा। ठीक है ना। दूसरा देखिए इसकी जो आलेख जो होगा, ग्राफ जो होगा, ये आपको मिलेगा आ, आ, एक बिंदु पर एक बिंदु पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। एक बिंदु पर क्या करेगी, ये प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा देखिए, यदि यदि A1 बटा A2 जो है बराबर हो जाएगा आपका B1 बटा B2 का, परंतु C1 बटा C2 ये बराबर ना हो, तब आपका जो समीकरण निकाय है उसका हल क्या होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और आपको पता है जब कोई हल नहीं होता तब आपका जो आलेख जो है आपको कैसा प्राप्त होता है, समांतर। ठीक है। समांतर प्राप्त होगा। आलेख जो होगा आपका कैसा होगा, समांतर होगा। समीकरण निकाय द्वारा बनाई गई
जो दो रेखाएं होंगी वो कैसे होगी, आपका समांतर होगा। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समांतर प्राप्त होगा। आलेख मतलब आपका जो ग्राफ होगा। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर पे यदि क्या हो, आपका a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 का, और ये बराबर हो जाए आपका c1 बटा c2 का, तो इस केस में आपका जो हल जो होगा ये क्या मिलेगा, अंततः अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होगा। अनेक हल कहने का मतलब बहुत सारे यहाँ पे हल मिलेगा। ठीक है, और इसका जो आलेख जो होगा, आपको पता है जब बहुत सारे हल प्राप्त होते हैं तो हमारा जो आलेख जो है संपाती प्राप्त होती है, संपाती प्राप्त होगा। संपाती कहने का मतलब यह है कि एक समीकरण द्वारा बनाई गई जो रेखा जो होगी और दूसरे समीकरण द्वारा बनाई गई रेखा एक के ऊपर आ जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाना क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। इसका इंग्लिश नाम होता है कोइंसिडेंट करना। ठीक है, तो आप जो है ध्यान रखेंगे a1 बटा a2 हो और बराबर ना हो b1 बटा b2 का, तो अद्वितीय हल मिलेगा। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 का, परंतु c1 बटा c2 बराबर ना हो तो समीकरण का कोई हल नहीं मिलेगा। कोई हल नहीं मिलता तो हमारी ग्राफ कैसा होती है, समांतर होता है। a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 का, बराबर ना हो c1 बटा सॉरी जी, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 का और बराबर हो जाए c1 बटा c2, माने तीनों को तीनों बराबर रहे, उस केस में आपको क्या मिलेगा, अंततः अनेक हल मिलेगा, बहुत सारे हल मिलेगा। ठीक है, और इसकी ग्राफ क्या होगी, संपाती हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आपके प्रश्नोली जो है उसके प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली 3, ठीक है, जो कि आपका कौन से पेज पे है, पेज नंबर 62 मेरे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न देखिए। ठीक है, ये पहला प्रश्न है आपका, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। दर्शाइए कि कहने का मतलब बताइए, इस कंडीशन का यूज करके हम उसको बताएंगे कि समीकरण का क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो सबसे पहले हल नंबर 1, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय। ठीक है, आपको समीकरण निकाय क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया यहाँ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, और उसके बाद दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपको दिया हुआ है समीकरण निकाय, जहां पर ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से पहले कंपेयर करिए, इसके फॉर्म में हो या तो इसके फॉर्म में, तो आप देख पा रहे हो इस फॉर्म में लिखा हुआ है समीकरण, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू होगा 3, b1 की वैल्यू होगा 5 और c1 की वैल्यू होगा आपका 12। a2 की वैल्यू होगा आपका 5 और b2 की वैल्यू होगा आपका 3 और c2 की वैल्यू होगा आपका 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अगर अद्वितीय हल आपको जानना है तो कितना चेक करना पड़ेगा, सिर्फ आपको a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख के देखिए, a1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 5 और इक्वल b1 की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 3। तो क्या बताइए, 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल होता है 5 डिवाइड बाई 3 का, 3 बटा 5 क्या बराबर होगा 5 बटा 3 का, नहीं। जब इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.56 आएगा। ठीक है ना, इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे 2 बचेगा तो 6 आएगा कुछ। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या ये बराबर है, नहीं है। तो अतः यहाँ पर क्या है, a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है जी, समीकरण निकाय का कैसा हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका देख लेते हैं, हल दूसरा। इसमें आपका समीकरण निकाय जो है ये दिया गया है आपको 2x माइनस 3y
इज इक्वल्स टू 5 और 6x माइनस 9y इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है 15। ठीक है, ये पहला और ये आपका है दूसरा। देखिए प्रश्न को पढ़ रहा हूं मैं। दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। अंततः अनेक हल कौन सा वाला कंडीशन में होता है जी? ये थर्ड वाले कंडीशन में। तो आपको ये थर्ड वाले कंडीशन को यहाँ शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप a1 a2 की वैल्यू निकालिए, जहां ठीक है a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर प्लस का 5। a2 बराबर आपका हो जाएगा 6, b2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 9 और c2 बराबर ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 ये चेक करना है। तो a1 की वैल्यू है 2/6 और इसकी वैल्यू है -3/-9, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपकी वैल्यू है इसको कटा दीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा माने 2 एकम 2 तिया 6 और ये क्या हो जाएगा, रेड रेड ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 एकम 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, 3 एकम, ठीक है, और 3 तिया 9 हो रहा है। ठीक, अच्छा ये तो 2 तिया 6 होगा जी, थोड़ी सी गलती कर दी, 2 एकम 2 तिया 6, 5 एकम 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका आ गया 1/3, ये भी आपका आ गया 1/3, ये भी आ गया आपका 1/3। ठीक है, तो अतः यहाँ पे क्या हो गया, a1 बटा a2 जो है बराबर हो गया आपका b1 बटा b2 का और बराबर आपका आ गया c1 बटा c2। ये तीनों बराबर हो गए। ठीक है, तो है, ठीक है, अतः इतना है। तो समीकरण समीकरण निकाय का अंततः 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 अनेक हल प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से क्या होते हैं, ये आपका आंसर हो गया। आपको दर्शाना था, शो करना था कि समीकरण निकाय का क्या होते हैं, अंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 क्या है, बराबर है। तो जो आपको समीकरण दिया गया है इसका क्या कैसे हल प्राप्त होगा, अंततः अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। ठीक है ना, तो ये आपका कंडीशन नंबर 2 है जिसमें कोई भी हल ना हो। तो कब प्राप्त होता है कोई भी हल नहीं वाला कंडीशन, क्या रहता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 का, परंतु c1 बटा c2 जो होता है बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, तो उस वाले केस के लिए आपको जो है इसमें जो है k का मान निकालना है। तो देखिए इसमें पहला जो है ये आपका दिया हुआ है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, यहाँ से जो है ना a1 a2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a1 बराबर हो जाएगा आपका 8, b1 बराबर आपका हो जाएगा 5 और c1 बराबर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और a2 बराबर आपका हो जाएगा k और b2 बराबर आपका हो जाएगा 10 और c2 बराबर आपका हो जाएगा 15। ठीक है ना, अब देखिए आपको कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है, चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, अतः इसके लिए कंडीशंस क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर होता है b1 डिवाइड बाई b2 और बराबर नहीं होता आपका c1 डिवाइड बाई c2। जब बराबर चिन्ह को जब ऐसा काट देते हैं उसका मतलब होता है बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या करिए, मान रखिए, ऊपर जो हमने निकाला है मान रखने पर, तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है 8, a2 की वैल्यू क्या है k और b1 की वैल्यू क्या है 5 और इसकी वैल्यू क्या है 10 और इसकी वैल्यू जो है आपका है 9 और c2 की वैल्यू है 15। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 8 और ये k रख दिया, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू हो गई 15। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमको k का मान निकालना है ना
तो इन दोनों केस को लेकर चलिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाले को 8/k और आपका 5/10 इन दोनों को लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणा 10 बराबर k गुणा क्या हो जाएगा 5। सो k बराबर क्या हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा तो 8 गुणा 10 बटा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 जो है ये आपका कटेगा, देखिए 5 एकम 5 दूनी 10, तो ऊपर आपका हो गया 8 गुणा 2 बराबर k। सो k बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8 दूनी 16। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला जो दिया है इस, चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपका दिया हुआ है, पहले हम निकाल लेते हैं a1 की वैल्यू, जहां a1 k होगा और b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू यहाँ 3। ठीक है, और यहाँ से a2 की वैल्यू आपका हो जाएगा 12 और b2 की वैल्यू हो जाएगा आपका k और c2 की वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, चूंकि यहाँ पे आपको कंडीशंस दे रखा है, समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। ठीक है, तो इसमें कंडीशंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है आपका c1 बटा c2 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान रख दीजिए, मान रखने पर ऊपर से वैल्यू को पुट कर दीजिए। a1 की वैल्यू है आपका k और इसकी वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है k और इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू 6 और ये क्या है बराबर नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों केस को लीजिए, तो k बटा 12 बराबर 3 बटा k। ठीक है, तो यहां से आगे आप क्या करिए, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो k का k के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा k गुणा k बराबर 3 गुणा 12, तो ये हो जाएगा k की घात 2। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, या ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है सीधा गुणा कर दीजिए, 12 3 आपका होगा 36। अब देखिए k बराबर इधर घात लगा है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा 36। ठीक है, अब आपको पता है वर्गमूल से जब कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर होता है, तो यहाँ पर जो होगा k की वैल्यू प्लस और माइनस धन और ऋण 6 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें k की कितनी वैल्यू मिल जा रही है, 2 वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, एक वैल्यू प्लस और एक माइनस। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कभी भी जब वर्गमूल से संख्या बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर k की जो वैल्यू है एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जब इन दोनों केस के लेंगे, ठीक है ना, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर में क्या करेंगे इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना उसको, ये आपको आपके बुक में अगर कॉपी में जो जगह रहेगा तो आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बगल में भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे देखिए इन दोनों को ले रहा हूं ना, तो ये क्या है 3 बटा k बराबर नहीं है 3 बटा 6, इन दोनों को ले रहा हूं तो एक वैल्यू ऐसा निकलेगा जो बराबर नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहां से कर दीजिए तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 3 बटा, अच्छा तिर्यक गुणा करेंगे 3 गुणा 6 बराबर ये हो जाएगा 3 गुणा k, बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है वाला चिन्ह लगेगा, तो यहां से 3 गुणा 6 बराबर नहीं है, इधर से 3 को नीचे लाइए तो ये आ जाएगा नीचे 3। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा ये। ठीक है, सो आपका जो है k बराबर यहाँ कितना आ जाएगा धन का 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा k बराबर धन का 6, देखिए 3 3 कट गया सिर्फ 6 बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः अतः क्या हुआ अतः क्या हुआ k बराबर क्या होगा, k बराबर क्या होगा धन का 6 होगा और k बराबर ऋण 6 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अतः k बराबर ऋण 6 जो होगा, या ऐसा लिख सकते हैं k बराबर k का मान यहाँ ऐसा लिख दीजिए
k का मान ऋण 6 नहीं होगा। ठीक है, k का मान धन का 6 होगा। ठीक है, तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, धन का 6। कैसे नहीं होगा, अब देखिए इस बात को समझिए। जब यहां हमने सॉल्व किया तो k की एक सॉरी यहाँ पे k का मान जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर दे, k का मान धन 6 नहीं होगा जी, यहाँ पर k का मान धन 6 नहीं होगा, ऋण 6 होगा। ठीक है, देखिए मैं थोड़ी सी गलती कर दिया था। यहाँ पर देखिए k का मान क्या हो रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ये बराबर नहीं है वाला, जब इसको जब दोनों को लिए तो यहाँ आप देख पा रहे हो, जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बता रहा है, k की वैल्यू जो होगा धन 6 नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है, k बराबर नहीं है धन 6 का, तो इसका मतलब k का मान जो है धन 6 नहीं होगा इस कंडीशन के आधार पे। तो यहाँ पर कितना मान आया है, एक बार k का मान क्या लिया है, एक बार k का मान धन 6 निकला है और एक बार k का मान क्या निकला है, ऋण 6। तो धन 6 वाला तो यहाँ से नहीं आएगा, तो क्या होगा आपका आंसर, k की वैल्यू ऋण का 6 होगा। तो इस वाले प्रश्न में ऐसे आपको जो है 2 बार हल करना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू होगा और कौन सा वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, हम आगे बढ़े। अगला देखिए ये है, तो पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू निकाल लीजिए। a1 बराबर k और b1 बराबर -5, c1 बराबर होगा धन का 2, a2 बराबर आपका होगा 6 और b2 बराबर हो जाएगा आपका धन का 2 और c2 बराबर होगा धन का 7। ठीक है, चूंकि यहाँ आपको दे रहा है, चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन आपका क्या होता है, उसके लिए कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। यहाँ मान रख दीजिए, तो a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 6 बराबर इसकी वैल्यू आपका क्या -5 और ये हो जाएगा धन का 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 2/7। ठीक है, और यहाँ पे लगेगा बराबर नहीं है। अब देखिए इन दोनों को लीजिए। ठीक है, तो आप हम लेते हैं k बटा 6 बराबर ऋण 5/2। यहाँ आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तो k का गुणा होगा 2 के साथ और इधर हो जाएगा -5 गुणा 6। ठीक है, तो k बराबर आपका हो जाएगा ऋण 5 गुणा 6 बटा आपका हो जाएगा 2। तो यहां से कटा दीजिए, 2 एकम 2 तिया हो जाएगा 6, यानी k बराबर आपका हो जाएगा ऋण 5 गुणा 3, तो k बराबर आपका आ जाएगा ऋण 15। ठीक है, तो यहाँ पर अतः k का जो मान प्राप्त होगा ये आपका होगा ऋण 15। ठीक है, तो अतः k का मान होगा ऋण 15, यानी जब k की जगह जब आप ऋण का 15 रखेंगे, ठीक है, तब ये जो समीकरण जो होगा आपका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरह से ये वाला जो प्रश्न आपका सॉल्व होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये वाला जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यू निकल रहा है, तो k का मान तो 2 होगा नहीं, कोई एक मान होगा। ठीक है ना, तो एक मान कौन सा होगा उसको पता करने के लिए हम ये दोनों वाले कंडीशन को उठाएंगे, तो यहां से पता चल जाएगा कि आपको k की वैल्यू ये जो है धन का 6 नहीं होगा, तो धन का 6 नहीं होगा तो k का कौन सा मान होगा, ऋण का 6 होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के एक अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 का, सिर्फ 2 ही। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ a1 a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 की वैल्यू होगा k और b1 की वैल्यू होगा 2 और c1 की वैल्यू होगा 5 और a2 की वैल्यू होगा 3, b2 की वैल्यू देखिए इसका गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 और c2 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, चूंकि चूंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, ठीक है,
समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए कंडीशंस क्या होता है, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 का। तो वैल्यू पुट करिए, k का मान a1 की मान k, a2 की वैल्यू 3 बराबर नहीं है b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए k गुणा क्या हो जाएगा, 1 बराबर नहीं है, आगे आपका हो जाएगा 2 गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए k, अब k गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका k ही, और 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए आपको k का मान बोल रहा है k बराबर नहीं है 6। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण निकाय के लिए k का मान निकालना है, जिसके लिए समीकरण निकाय कैसा हल प्राप्त हो, अद्वितीय हल प्राप्त हो। तो यहाँ पर बोल रहा है k के वैल्यू 6 नहीं होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि k का मान जो है धन 6 के अलावा कोई अन्य वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या होगा, ठीक है ना। तो अतः k इक्वल 6, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, k बराबर लिख रहा हूं, ठीक है ना, और यहाँ पे k बराबर नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं वर्ड में लिखूंगा, ठीक है। k इक्वल 6 के अलावा, अलावा मतलब क्या होता है, इसको छोड़ के, ठीक है, के अलावा के की वैल्यू, के का मान कोई भी वास्तविक संख्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या होगा। ये लिखा हूं, इसका कहने का मतलब होता है के बराबर 6 को छोड़कर के की जो मान होगा कोई भी वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है के बराबर नहीं है 6 का, माने के का वैल्यू क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा। उसी को मैं वर्ड में लिख रहा हूं, के बराबर 6 के अलावा, मतलब इसको छोड़ देंगे, ठीक है। के की मान कोई भी वास्तविक संख्या होगा, माने के बराबर 6, माने धन 6 को छोड़कर कोई भी होगा, धन का 1, धन का 2, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ठीक है। ऋण का 6 भी रखो तब भी होगा, लेकिन धन का 6 रखेंगे तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप यहां से निकाल लीजिए a1 का मान, a1 बराबर 1 आएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए b1 की वैल्यू को, यहाँ पे क्या है, ऋण का 2 है, तो b1 की वैल्यू होगा माइनस का 2 और c1 की वैल्यू होगा धन का 3, ठीक है। a2 बराबर 3 और b2 बराबर k और c2 बराबर ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पर चूंकि अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, ठीक है, क्या होता है, a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं होता आपका b1 बटा b2 का। मान रखिए, मान रखने पर इसमें मान पुट करिए, तो a1 की मान है आपका 1, a2 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू माइनस का 2 और b2 की वैल्यू है k, ठीक है। देखिए अब इसके बाद तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा k गुणा 1 बराबर नहीं है 3 गुणा ऋण का 2, ठीक है। तो k बराबर, यहाँ पर देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये धन और ऋण तो कितना हो जाएगा ऋण का 6, ठीक है, ऋण का 6। तो अतः यहाँ पे क्या हो जा रहा है, k बराबर नहीं है ऋण का 6, k क्या नहीं हो रहा है, बराबर नहीं है ऋण का 6, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं k बराबर ऋण 6 के अलावा, ठीक है, k का मान कोई भी वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो है ऋण 6 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का इसी में का देखिए 3। सबसे पहले यहाँ a1 a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू है k, b1 की वैल्यू है धन का 3,
C1 की वैल्यू है यहाँ पे k माइनस 3, ठीक है। और A2 की वैल्यू है 12, B2 की वैल्यू है k और C2 की वैल्यू है आपका धन का k, ठीक है। चूंकि ठीक है, चूंकि समीकरण का निकाय कैसा है, अद्वितीय हल है, ठीक है। अद्वितीय अद्वितीय हल के लिए, ठीक है, डायरेक्ट ये चूंकि हटा देते हैं, अद्वितीय हल के लिए लिख देते हैं डायरेक्ट, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो देखिए A1 की वैल्यू है k, A2 की वैल्यू हो रही है आपका 12 बराबर नहीं है B1 की वैल्यू हो रही है 3 और इसकी वैल्यू हो रही है k, ठीक है। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर तो k का k के साथ गुणा होगा तो k गुणा k बराबर 3 गुणा 12, तो k की घात 2 बराबर हो जाएगा 12 तिया 36। सो k 2 उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल 36। और मैंने आपको बताया कि वर्गमूल से जब कोई भी संख्या बाहर निकलती है 36 क्या होगा, एक्चुअल में 6 गुणा 6 हो जाएगा, तो एक का पेयर बनेगा, तो 6 क्या होगा आपका बाहर निकलेगा। तो k की वैल्यू जो होगा एक बार धन का 6 होगा और एक बार ऋण का 6 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, k की 2 मान मिलेगा, कितना मान मिलेगा जी, k का 2 मान मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः k बराबर धन 6 व ऋण 6 को छोड़कर k का मान कोई भी वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। यहां पर जो होगा k का मान धन 6 और ऋण 6 दोनों को छोड़ देंगे और बाकी जो भी संख्या आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए वे सारे जो होंगे इसका मान होगा, ठीक है, k का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ देखिए जहां यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए, A1 बराबर आपका होगा धन का 4, B1 बराबर ऋण का 5 और C1 बराबर जो होगा आपका k होगा। A2 बराबर धन का 2, B2 बराबर ऋण का 3 और C2 बराबर आपका होगा 12, ठीक है। जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, ठीक है, तब क्या होता है, इसका रिलेशन होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, ठीक है। यहां वैल्यू पुट करिए तो ये आ गया 4, ये आ गया आपका 2 बराबर नहीं है और यहाँ आ गया आपका ऋण 5, यहाँ आ गया ऋण का 3। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब A1 A2 B1 B2 के जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको 4 बटा 2 बराबर नहीं है ऋण 5 बटा ऋण 5 बटा ऋण 3 बटा ऋण 5 बटा ऋण 3 का, ठीक है। यहाँ पर k का वैल्यू आ रहा है क्या, कहीं पर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम k का मान नहीं निकाल सकते। ये कहना चाह रहा है अगर यहाँ पे k का मान नहीं आ रहा है तो k का मान कोई भी वास्तविक संख्या आप रखो उसके लिए इस समीकरण का क्या होगा, आपको अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 4 बटा 2 बराबर नहीं है 5 बटा -3, ठीक है। ये अतः k के किसी भी k का कोई भी वास्तविक मान होगा, ऐसा लिख लीजिए, k का कोई भी वास्तविक मान के लिए यह समीकरण निकाय अद्वितीय हल देगा, ठीक है। ये तो जब आपको k की वैल्यू ना मिले, इस टाइप का रिलेशन आ जाए तो इसका मतलब समझिए कि k के सभी मान के लिए, ठीक है ना,
के कोई भी वास्तविक मान के लिए, कोई भी जगह ना सभी ऐसा लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। के सभी, सभी मतलब आल आ जाएगा, के सभी ऐसा, के सभी वास्तविक मान के लिए यह समीकरण निकाय अद्वितीय हल देगा। के का जो भी मान रखो, सारे मान के लिए क्या होगा, यह जो होगा आपका वास्तविक मान, मतलब वास्तविक मान के लिए जो समीकरण निकाय जो है वो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को? ठीक है, इसमें क्या था, छोड़ने वाला था, इन दोनों को छोड़ के, इसमें इसको छोड़ के और इसमें इसको छोड़ के, इस रिलेशन में के आया ही नहीं, इसका मतलब के सभी मान के लिए अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल हो। ठीक है, अनंततः अनेक हल हो, तो अनंततः अनेक हल के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का, बराबर होगा c1 बटा c2 का, माने तीनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अचर पद को देखेंगे, क्या अचर पद एक साइड है, तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस में एक ही साइड दिया हुआ है, इसमें भी एक साइड ही है। ठीक है, तो आप जो है पहले a1 की वैल्यू निकाल लीजिए, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, और a2 की जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा k माइनस का 1 और b2 की जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा k प्लस 2 और c2 की जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा 3k। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं अधिकतर, 3k है। ठीक है, तो कई लोग क्या करेंगे, सिर्फ 3 को लिखेंगे, k को छोड़ देते हैं ऐसा मान के, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3k तुम्हारा पूरा पूरा क्या है, अचर टर्म है, कांस्टेंट पद है। ठीक है ना, तो पूरा पूरा लिखेंगे 3k को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए समीकरण समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल हो, अनेक हल हो, जब, यहां आगे लिख देंगे जब, तब क्या होगा, इसका कंडीशंस क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, यहां जो है वैल्यू पुट करिए, a1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू है a2 की k माइनस 1 बराबर है 3 डिवाइड बाई k प्लस 2 बराबर 7 डिवाइड बाई 3k। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो केस है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों में k दिख रहा है। ठीक है, तो इसको 3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल, फिर एक बार इन दोनों के इक्वल। तो पहला आप क्या करेंगे, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 2 करके एक बार आप सॉल्व करेंगे, एक बार जो है आप 3 डिवाइड बाई k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3k करेंगे, या तो एक बार ऐसा इसको करिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसको ऐसा कर दीजिए, इस बार एक k माइनस 1 इसको ऐसा करिए, 3k एक बार, फिर एक बार ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, दिख नहीं रहा, छोटा हो गया, बड़ा लिख देता हूं, ये हो गया 2, और थर्ड नंबर पे आप करेंगे इसको 3 डिवाइड बाई k प्लस 2 को इक्वल करेंगे 7 डिवाइड बाई 3k का। ठीक है, देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों में क्या है, k है, तो तीनों में क्या होगा, आपको k का मान मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए आगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा, एक एक को सॉल्व करिए, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k धन 2 बराबर आपका होगा 3k माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2k धन 4 बराबर 3k ऋण 3। ठीक है, अब देखिए एक तरफ k कर लीजिए, तो इधर जो है, इधर मैं रखता हूं 4 और इधर 3 को इधर ले जाता हूं, धन का 3, ये हो जाएगा 3k और इधर जाके आपका ऋण 2k हो जाएगा, 2k को उधर लेके गया और 3 को इधर लाया, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3k में 1 के जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा k। तो अतः यहाँ पर k का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 7 मिल गया,
के का वैल्यू क्या मिल गया 7। अब इसको सॉल्व करिए आगे इस वाले को, यहाँ भी आप तिर्यक गुणा करिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा इधर से आ जाएगा 3 के बराबर के माइनस 1 गुणा आपका हो जाएगा 7। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 के बराबर इधर 7 के और ऋण का 7, इस 7 के साथ एक बार होगा, एक बार 1 के साथ होगा गुणा। अब देखिए 6 के जब 7 इधर आएगा तो ऋण 7 के बराबर ऋण का 7, तो 6 के में ऋण 7 जाएगा तो आपका बचेगा ऋण के और बराबर हो जाएगा ऋण का 7। सो देखो दोनों साइड ऋण ऋण है तो ऋण ऋण कट जाएगा, आपका आ जाएगा धन का 7। ये दूसरा वाला केस में। तीसरा वाला केस को सॉल्व करिए, यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर ठीक है, तो 3 का गुणा होगा 3 के साथ बराबर 7 का गुणा होगा के धन 2 के साथ, तो 3 तिया हो जाएगा 9 के बराबर इसके साथ गुणा होगा तो 7 के और एक बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 14। के को इधर ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा आपका ऋण 7 के बराबर 14। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 में 7 जाएगा 2 के बराबर 14, तो के बराबर आपको हो जाएगा 14/2, तो कटेगा तो 2 एकम 2 सत्ते 14, तो के बराबर आपका हो जाएगा 7। ये ठीक है, देखिए तो पुनः समझिए, अगर ये इक्वल वाला केस है और तीनों में के है तो इसको क्या करेंगे 3 बार इक्वल करेंगे, एक बार शुरू वाले को इसके इक्वल, फिर शुरू वाले को इस लास्ट के इक्वल, फिर इन दोनों को इक्वल। ठीक है, पहले वाले को इसका, फिर पहले वाले को इसका, फिर इन दोनों को इक्वल, ऐसे करके हम 3 केस बनाएंगे। इसका 3 केस बनेगा और 3 बार अलग अलग सॉल्व होगा। तो आप देख पा रहे हैं तीनों केस में, केस नंबर जब 1 लिए पहला वाला, जब इसे किए तो दूसरा वाला, जब ये वाला केस देखे तीसरा वाला, तीनों केस में आपका के का वैल्यू क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी यहाँ पे जी 7 मिल रहा है। तो अतः आपका उत्तर जो होगा, अतः आपको के बराबर 7 होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, मान के चलो ऐसा हमने 3 केस लिया और तीनों केस में अलग अलग वैल्यू आ गया, तो कैसे करोगे, तो कौन हमारा आंसर होगा। यहां पर देखा हमने 3 केस बनाया, तीनों केस में आपकी वैल्यू क्या आ गई बराबर आ गया, तो इसका मतलब के का मान 7 होगा। मान लो हमें एक ऐसा इक्वेशन दे दे जिसमें तीनों में के का मान अलग अलग आ जाए, या तो हो सकता है 2 में अलग आ जाए, 2 में सेम आ जाए, 1 में अलग आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे के मान को इस समीकरण में रख के देखेंगे, सेटिस्फाइड कराएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर ये के की वैल्यू होगा तो क्या करेगा समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो के की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसमें समीकरण में जो आपका चेक करने का जो है ना अवलोकन विधि से इसमें सेटिस्फाइड करा के देखेंगे उसका हल जो है अंततः अनेक हल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब इक्वल आ जाए तो समझिए वही आपका आंसर है। अगर अलग अलग वैल्यू आए तो उस वैल्यू को आप समीकरण में रखेंगे और समीकरण में रख के आप चेक करेंगे। ठीक है ना, और अगर सेटिस्फाइड किया वही क्या होगा आपका आंसर होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए। A1 की वैल्यू आएगा आपका k, B1 की वैल्यू आएगा आपका 2 और C1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जितने भी C है वो लेफ्ट साइड दे दी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा आपका -4 और A2 बराबर ये होगा 5 और B2 बराबर होगा -3 और आपका C2 बराबर होगा धन का 6। ठीक है, जब समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल हो, अनेक हल हो। ठीक है, तब क्या होगा A1 बटा A2 जो है बराबर होता है B1 बटा B2 का, बराबर होता है C1 बटा C2 का। तो अब वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा -3, ये हो जाएगा ऋण का 4 और ये हो जाएगा आपका धन का 6। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या है के क्या है, के एक ही जगह वैल्यू आ रहा है, कितने जगह आ रहा है के का, कितने जगह आ रहा है जी एक जगह। तो यहाँ पर जो है हम 2 बार चेक करेंगे हल करके, कितने बार 2 बार। एक बार जो होगा k बटा 5 को बराबर करेंगे ऋण 2/3 का, और एक बार जो है हम k बटा 5 को जो है
बराबर करेंगे ऋण 4/6 का। अब आप सोच रहे होंगे सर जैसे आपने इसमें किया इसको इसको इक्वल, तो यहाँ भी इसको इसको इक्वल कर देते हैं। तो देखिए जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें के का वैल्यू ही नहीं है, तो कैसे के का मान निकालोगे? तो इसलिए एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, ठीक है, और दोनों को आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तिर्यक गुणा करने पर ये तिर्यक गुणा करिए तो हो जाएगा के गुणा -3 बराबर 2 गुणा आपका हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा ऋण का 3 के और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो के बराबर ये हो जाएगा 6 बटा ऋण का 3, ठीक है। तो यहां से जब कटेगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। गलती से मैं गुणा करने मिस्टेक कर दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 10 बटा ऋण 3। तो के की वैल्यू यहां से आ जाएगा 10 बटा ऋण का 3। क्या आ जाएगा के की वैल्यू यहां से ऋण, ठीक है। ऋण नीचे लगेगा तो क्या चला जाएगा, ये ऊपर ही चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे के ऋण 10 बटा 3, ठीक है जी यहां तक। अब देखिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं इधर को। तो यहां भी तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तो ये आपका जाएगा के गुणा 6 बराबर ऋण 4 गुणा 5, ठीक है। सो के बराबर आपका हो जाएगा ऋण 4 गुणा 5 बटा क्या हो जाएगा आपका 6। अब देखिए यहां पर जब ये बटा 6 होगा तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, देखो 2 तिया और 2 दूनी, क्या होगा 2 तिया और 2 दूनी, ठीक है। तो आगे देखिए के बराबर ऋण 2 को गुणा 5 के साथ हो कितना हो जाएगा 10 और नीचे आ गया 3। तो यहां पर देख पा रहे हैं के की वैल्यू कितना आ रहा है, ऋण 10 बटा 3। कितना आ रहा है जी, ऋण 10 बटा 3। तो अतः यहां पर के का जो वैल्यू होगा ऋण 10 बटा 3 होगा। दोनों केस में क्या हो रही है, आपके आंसर बराबर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ठीक है। यहाँ पहले आप a1 a2 निकाल लीजिए, जहां a1 की वैल्यू जो है 3, b1 की वैल्यू है k, c1 की वैल्यू है 7, ठीक है। a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है 1, ठीक है। जब क्या हो, अंततः अनेक हल हो, अंततः अनेक हल हो, तब कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये मान रख दीजिए, मान रखने पर, ठीक है। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2, ठीक है। b1 की वैल्यू है k और इसकी वैल्यू है -5। अब ये देखिए ये है 7 बटा ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे आप बात को समझिए कि यहाँ देखिए 3 बटा 2, ये देखिए ये 3 बटा 2 बराबर लिख रहा है 7 बटा 1 का, 3 बटा 2 बराबर लिख रहा है 7 बटा 1 का। क्या ऐसा पॉसिबल है? यहां पर देखो, अगर आप लोगों को कंफ्यूज लग रहा है सर यहाँ पर कैसे इक्वल होगा, देखो ये 2 बटा 3 है ना, 2 बटा ऋण 3 मतलब ऋण 2 बटा 3। अगर इसको मैं कटा दूंगा 2 से तो 2 एक कम 2 तिया, ये कितना देगा ऋण 2 बटा 3। तो यहाँ पर दोनों क्या था, बराबर था। भले उसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग बना दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या था, इक्वल था। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 बटा 3 7 बटा, जब इसको डिवाइड भी करेंगे भाग भी देंगे तो ये कितना आएगा 1.5 आएगा और ये कितना आएगा 7। तो क्या 1.5 7 के बराबर होता है? नहीं। तो ऐसा कंडीशन क्या है, पॉसिबल नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए इस बात को यहां समझिए, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या ये अंततः अनेक हल देगा? नहीं देगा, क्योंकि अंततः अनेक हल का कंडीशन है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अतः, अतः इसका हल संभव नहीं है, संभव नहीं है, या इसका हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। शॉर्ट इजी लैंग्वेज में इसका हल प्राप्त नहीं किया जा सकता।
प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये ऐसा लिख दीजिएगा। या तो इसका हल संभव नहीं है और सरल लैंग्वेज में इसका हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये वाला केस देखिए, यहां पर आपका a1 का वैल्यू हो जाएगा 4, b1 का वैल्यू -6 और c1 की वैल्यू हो जाएगी k। ठीक है, a2 का वैल्यू हो जाएगा 2 और b2 की वैल्यू -3 और c2 बराबर आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन, जब अंततः अनेक हल हो, ठीक है, अनंततः अनेक हल हो, तो अनंततः अनेक हल हो तो उसके लिए क्या केस है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ वैल्यू पुट करिए, a1 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2 बराबर ऋण 6 ऋण 3 बराबर k बटा 12। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, दो बार अलग अलग इक्वल करेंगे, तो एक बार जो है इसको इक्वल, एक बार इसको इक्वल। ठीक है, तो पहले केस में क्या करते हैं, 4/2 को इक्वल कर लेते हैं k बटा 12 का, और दूसरे केस में छोटा जगह कम पड़ रहा है, मैं इधर थोड़ा खिसका रहा हूं ना, आप लोग समझ के इसको लिखिएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इधर का है, और तो ठीक है, तो इसका जो होगा 4/2 बराबर k बटा 12, और दूसरा जो वाला केस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऋण 6 बटा ऋण 3 बराबर k बटा 12। ठीक है, तिर्यक गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणा 12 बराबर 2 गुणा k। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए k बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणा 12, और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कटेगा तो 2 एकम 2 दूनी। ठीक है, तो k बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणा 12, सो k की वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 दूनी 24। अब इसको हल करिए, अब देखिए ऊपर में ऋण नीचे में ऋण, तो दोनों क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 6/3 k बटा क्या हो जाएगा 12। यहाँ तिर्यक गुणा करिए तो 6 गुणा 12 बराबर ये हो जाएगा 3/k। ठीक है, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुणा 12 बटा आपका हो जाएगा 3, ये। ठीक है, अब देखिए कटा दीजिए, 3 एकम 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 12 बराबर k, सो k बराबर आपका आ जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, तो अतः k बराबर आपका हो जाएगा 24, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रश्न है इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है ना, जब यहाँ पर देखिए, जब तीनों में अलग अलग के हो तो 3 बार सॉल्व होगा, अगर सिंगल एक बार में है तो आप 2 बार इक्वल कर लीजिए, और इक्वल करके अलग अलग कंडीशन सॉल्व करिए। और अगर ये वाला केस आ गया, ऐसा केस, तो समझिए कि इसका फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे, छठवां का दिया गया समीकरण है 7x - 4y। अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दिए तो x इसके जगह आ जाएगा 2, ऋण 4 इसके जगह आपका हो जाएगा 4 बराबर ये हो जाएगा p। तो 7 दूनी 14 और 4 चौक हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा p। तो 14 में 16 जाएगा तो कितना आएगा जी, ऋण का 2, तो ये हो जाएगा आपका p। तो अतः p बराबर जो होगा, p बराबर आपका कितना आ जाएगा, ऋण का 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 बिंदु एक ऋण 1 से गुजरती है। देखो अगर कोई रेखा जो है किसी बिंदु से गुजरेगी, मतलब उस बिंदु को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा कहने का मतलब उस मान के लिए वो इक्वल 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिंदु के मान को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण है, अब चूंकि समीकरण
का रेखा, ठीक है, चूंकि समीकरण का रेखा बिंदु बिंदु को वैल्यू दिया है 1 से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, अतः अतः 1 को, अतः बिंदु लिखिए सीधे ना, अतः बिंदु 1 को समीकरण की रेखा संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको पता है जब भी कोई बिंदु लिखते हैं तो पहला वाला जो पॉइंट रहता है वो क्या रहता है x, और दूसरा वाला क्या रहता है -1। ठीक है, अब इस मान को रख दो, चूंकि समीकरण का रेखा बिंदु 1 ऋण 1 से होकर गुजरती है, अतः बिंदु 1 ऋण 1 को समीकरण की रेखा संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 1 और y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1। अब इसको इसमें पुट कर दो, मान को रख दो, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 ऋण के, और ये आपका हो जाएगा ऋण का 1 बराबर ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, और ऋण ऋण कितना हो जाएगा धन का 1, और इधर हो जाएगा सॉरी धन का 1 नीचे, देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा आपका k, और बराबर ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो k बराबर 9, 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 2, सो k की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका धन का 7, कितना आ जाएगा ये धन का 7 आ जाएगा। तो k का मान जो है यहाँ पे आपको मिलेगा धन का 7। ठीक है, ये जो दोनों जो क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको दोनों को आप लोग IMP लगा लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका अंतिम प्रश्न है, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंततः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चर के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर अद्वितीय हल रखता है तो चर का मान ज्ञात करना है, इसका कहने का मतलब उस समीकरण को हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो, तो पहले इसका हल कैसा होगा इसको चेक करना है आपको। तो यहाँ जो है पहले आप a1 a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a1 की वैल्यू 4 और b1 की वैल्यू 7, c1 की वैल्यू होगी 18, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू जो हो जाएगी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या करिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 करके देखिए, तो ये हो जाएगा 4 बटा 2 और ये हो जाएगा 7 बटा 1 और बराबर 18 बटा 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 बटा 2 बराबर नहीं आ रहा है आपका 7 बटा 1 का, आ रहा है क्या जी, यहाँ पर देखिए 4 बटा 2 बराबर नहीं आ रहा 7 बटा 2 का, तो अतः यहाँ पर क्या है a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। ठीक है, ठीक है जी, a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है किसका b1 बटा b2 का। इसका मतलब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है जी, समीकरण का कैसा हल मिलेगा आपको, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस समीकरण को कोई भी एक विधि से हल कर लीजिए, आप जो विधि आपको इजी लगती है उसमें से कोई भी एक विधि से आप इसको बना लीजिए। तो अपने समीकरण हल करने की कितनी विधि पड़ी है, 4 विधि पड़ी है। ठीक है, तो कोई भी एक विधि हल कर लीजिए। तो मैं जो है समीकरण को जो है ना आपको वज्र गुणनखंड से बनाना बता देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्पेस बनाने के लिए ये थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है ना, इसका जो आधा जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस
B2C1 इज इक्वल टू -y डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए तो x डिवाइड बाई, आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिए। अब इसको वज्र गुणनखंड से बनाएंगे तो ये वाला जो समीकरण है आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो समीकरण है ये आपका जो है ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4x धन 7y, ये इधर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा इक्वल 0, और 2x धन y ये इधर ट्रांसफर होगा तो ऋण का 4 हो जाएगा, ये इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर जो है इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, सी वाला टर्म को क्या करना पड़ता है, वज्र गुणनखंड में इधर लाना पड़ता है एक साइड। तो आगे जो होगा आपका b1 की वैल्यू तो रखिए कितना है 7 माइनस 4 ऋण ये हो जाएगा 1 और आपको हो जाएगा ऋण 18। ठीक है, और माइनस वाई डिवाइड बाई A1 की वैल्यू है आपका 4 और C2 की वैल्यू है ऋण का 4 और माइनस A2 की वैल्यू है 2 और C1 की जो वैल्यू है ये है आपका माइनस का 18 बराबर 1 डिवाइड बाई A1 की वैल्यू है 4, B1 की वैल्यू है 1 माइनस इसकी वैल्यू है 2 और B1 की वैल्यू है आपका 7। ठीक है, तो आगे आपका आ जाएगा 7 चौक कितना होता है 28, तो ये हो जाएगा ऋण का 28। देखिए ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा आपका 18 बराबर ऋण वाई 4 चौक कितना हो जाएगा ऋण 16, ये ऋण और ये ऋण दोनों क्या हो जाएगा धन, और 18 दूनी हो जाएगा आपका 36 बराबर ये हो जाएगा 1 4 और 7 दूनी ये हो जाएगा 14। अब इसको घटा दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए ये धन ये ऋण तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा बराबर, और ऋण का y देखिए ये 16 है और वो कितना है 36, तो 36 में 16 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 2 20 और बराबर आपका हो जाएगा 1/14 में जब 4 जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 10। ठीक है, अब देखिए यहां से इधर मैं लिख रहा हूं, एक बार हम इसको क्या कर देंगे, एक बार देखिए सभी को नीचे से अगर 10 से भाग देते सभी भाग चला जाएगा, और अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप सीधा एक बार काम करिए x डिवाइड बाई -10 को एक बार इक्वल कर लीजिए 1 डिवाइड बाई -10 का। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार इसको इक्वल करिए, एक बार इसको इक्वल करिए, भाग वाला कंडीशन छोड़ दीजिए। -y डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -10 ये। ठीक है, तो यहां से देखिए x -10 उधर चला जाएगा ऊपर, तो -10 डिवाइड बाई -10 तो x बराबर ऊपर नीचे कटेगा तो ये आपका हो जाएगा धन का 1। ठीक है, ये देखिए इधर क्या होगा माइनस का y और उधर जो है ये आपका चला जाएगा 20 बटा ऋण 10, तो -y बराबर आपका हो जाएगा 10 एकम 10 दूनी, इधर हो जाएगा ऋण का 2, दोनों साइड ऋण है तो y बराबर आपका हो जाएगा धन का 2। ठीक है, तो अतः आपका x का मान जो होगा 1 और y का मान होगा आपका 2 आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन में रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसका मान रखूं 1 तो 4 और 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 18 और -18 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान 1 और y का मान जो है आपका कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो अंतिम जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 ये आपका खत्म होता है। इसके साथ साथ आपके जो प्रश्नावली भी है ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है समीकरण से कथन बनाना। ठीक है, ये जो है हमने अभी तक क्या पढ़ा, कथन से समीकरण बनाना। अब हम देखेंगे कि कैसे आपको समीकरण दिया रहेगा उससे आपको कथन बनाना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए पहले। देखिए अब हमारा टॉपिक है समीकरण से कथन बनाना। अभी आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो आपको एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन दिया था, उससे आपने क्या बनाया था समीकरण बनाया था। अब आपको क्या है समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण से आपको कथन बनाना रहेगा। तो इसके लिए आपके जो बुक है उसमें पेज नंबर 64 में करके देखो, क्वेश्चन दिया है उसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं।
निम्नलिखित समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिखिए। आपको जो समीकरण निकाय दिया गया है उसको कथन के रूप में लिखना है, स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो कथन के रूप में लिखने के लिए जैसे कि आपको एक कथन दिया रहता था तो वहां पे जैसे कि बोला रहता था उसको एक्स और वाई मानते थे। अब यहाँ पे आपको एक्स और वाई पहले से दे दिया है, तब यहाँ पर आपको एक्स और वाई क्या चीज है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या कर लीजिए, जैसे कि हमने माना प्रथम संख्या जो है एक्स ले लेते हैं। ठीक है, प्रथम संख्या जो है इसको हम ले लेते हैं एक्स, और द्वितीय जो संख्या है इसको हम लोग ले लेते हैं आपका y। तो आपका कथन क्या बन जाएगा, कथन क्या बन जाएगा, देखिए x प्लस वाई मतलब प्रथम और द्वितीय संख्या का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दो संख्याओं का योग 60 तथा, ठीक है, तथा लग जाएगा क्योंकि दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को एक साथ मिला के लिखना है। तथा प्रथम संख्या दो संख्याओं का योग 60 तथा प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का तिगुना। ठीक है, तिगुना या ऐसा लिख सकते हो सरल में 3 गुना है, ये ऐसा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 60 तथा प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का 3 गुना है। जो प्रथम संख्या है द्वितीय संख्या का 3 गुना, जब द्वितीय संख्या में 3 का गुणा करेंगे तो वो जो होगा प्रथम संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा ये बनेगा। इसको देखिए, तो यहां आपको मानना पड़ेगा, जैसे कि मैंने मान लिया, माना एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य, यहाँ पे एक्स को मैं ले लिया, एक कॉपी का मूल्य बराबर एक्स। ठीक है, और एक पेन का मूल्य बराबर मैंने ले लिया y। अब देखिए इसका कथन कैसे बनेगा, पहले धन वाला है, मतलब एक कॉपी व पेन का मूल्य जो होगा 5 रुपए होगा और दोनों का गुणनफल 6। ठीक है, तो इसका कथन बन जाएगा कॉपी और पेन। ठीक है, कॉपी और पेन के मूल्य का योग 5 तथा उनके मूल्यों का गुणनफल 6 प्राप्त होते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं। और इसको बता देंगे कि ये रुपये में है और ये क्या है, रुपये में है। तो ये कथन कैसे बन जाएगा, कॉपी और पेन के मूल्य का योग 5 तथा उनके मूल्यों का गुणनफल 6 प्राप्त होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं 6 है। अगर प्राप्त होते ही नहीं लिखते हैं तो ये 6 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इक्वेशन दिए हैं, समीकरण दिया है, उसको हम कथन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने x को प्रथम संख्या लिया, y को द्वितीय संख्या लिया, कोई स्टूडेंट बोलता है मैं x को मान लेता हूँ 1 किलो शक्कर का मूल्य है और इसको मान लेता हूँ कि ये क्या है 1 किलो चाय का मूल्य है। तो कैसे बन जाएगा, एक किलो शक्कर का मूल्य और 1 किलो चाय का मूल्य 60 रुपए है तथा शक्कर का मूल्य चाय के मूल्य का 3 गुना है। तो ऐसे इसको बना सकते हो। तो आपकी स्वतंत्र हो, आप x को क्या मानोगे, y को क्या मानोगे, आप जो मानोगे उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा, कथन बनेगा। उसी प्रकार इसमें भी जैसे कि मैंने कॉपी माना, आप कुछ दूसरा मान सकते हो, पेन माना, मैं उसको आपको दूसरा मान सकता हूँ। आपका कथन का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा, बनाने का जो तरीका रहेगा, इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये अंतिम था बुक में कथन से समीकरण बनाना। इस तरह से आपका जो दो चरों का रैखिक समीकरण जो है अध्याय नंबर 2 ये पूरा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो होगा आपका आएगा आपका एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिए और प्रश्न को फिर आप लोग सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।